पोको को पहुंचाने में सुधांशु जी का बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। परम आदरणीय जनरल चतुर्वेदी जी, आदरणीय प्रफुल्ल जी के आज के ओजस्वी वक्तव्य ने हम सबको हिला दिया है। जिस आग ने हम सबको दिखाया कि पत्रकारिता में अभी भी कुछ आदर्श मौजूद है और कुछ जिज्ञासाएं मौजूद है, इसके लिए मैं इनका माध्यम अभिनंदन करना चाहता हूँ, इनको नमन करना चाहता हूँ। क्योंकि शायद नए भारत में अगर एक चीज की कमी हुई है तो वो इस आग की कमी हुई है। हम लोग जब बड़े हो रहे थे तो हमें कहा गया था कि 2 चीजें चाहिए जिंदगी में, एक आंख में स्वप्न और पेट में आग, तब नए भारत का निर्माण होगा। शायद दिस इज अ डाइंग ब्रीड, बट माय कॉम्प्लीमेंट्स टू प्रोफेसर मिश्रा जी को आप सब लोग परिचित नहीं हैं और उनको हमको सबको सुनने का मौका मिलेगा। आदरणीय मानवेंद्र जी के साथ मेरा बहुत लंबा एक इतिहास रहा है। हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे, ये अलग कॉलेज में थे, लेकिन तब से ही इनकी प्रतिभा जो है और इनका आदर्शवाद दोनों से मैं बड़ी बातचीत परिचित रहा हूँ। और जहाँ दीपक जी का विषय आता है और ये जुनून की बात हुई, पागलपन की बात हुई, तो एक शेर ध्यान आ गया मुझे। कुछ कम ही ताल्लुक है मोहब्बत का जुनून से, कुछ कम ही ताल्लुक है मोहब्बत का जुनून से, दीवाने तो होते हैं बनाए नहीं जाते। और दीपक जी की दीवानगी का परिचय मेरा बहुत लंबा है। अभी तो 1-2 आयाम इनके व्यक्तित्व के हमें पता लगे, कुछ का जिक्र मैं इसके बाद करने वाला हूँ। आदरणीय सुनील शास्त्री जी मेरे हम लोगों के बीच में बैठे, उनको नमन करना चाहता हूँ। उनके परिवार का जो इतिहास है, जो उन्होंने जो मार्गदर्शन इस देश में दिया है, उसके लिए देश हमेशा उनका आभारी रहेगा। वैसे देश में कृतज्ञता बहुत है। हम लोगों ने जिनको पूजनीय मानना चाहिए था, चाटुकारिता की वजह से उनको छोड़ के जिनको छोड़ देना चाहिए था उनको खुदा बना दिया। लेकिन चलिए वो अलग बात है। मैं सिर्फ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, थोड़ा सा दीपक जी के बारे में मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है या जो इनके साथ काम करने का मौका मिला है उसके बारे में कुछ जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए कितने आयाम है इनके व्यक्तित्व के। सिफोलॉजी, ये ओरिजिनल सिफोलॉजिस्ट है। आज की बहुत लंबी जमात सिफोलॉजी वाली हो गई है, बहुत लंबी जमात हो गई है, लेकिन ये हमेशा अपनी रिसर्च में जानते हैं क्यों सफल होते थे? क्योंकि अभी आप सबके सामने इन्होंने एक जिक्र करा फील्ड रिसर्च का। इन्होंने इस किताब में रेफरेंसेस भी लिखे हैं, लेकिन उसके आगे गए कि जो कहा गया उसकी सत्यता क्या है, और कहाँ रशिया, कहाँ जापान, कहाँ अमेरिका, कहाँ मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी जिनकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि कोई जना इन जगह जाके सत्यता की खोज के लिए अग्रसर हो सकता है। ये जुनून है इनका, और ये जुनून सिफोलॉजी में भी मैंने देखा। अब चाहे वो आसाम, जहां पे जाने में डर लगता था, बोडोलैंड का इन्होंने सर्वे मेरा करके दिया था, और वहां पे ये था कि रात को ठहरने के लिए जगह नहीं थी, कल को कोई आके मार ना डाले। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी दीपक जी जो है फोन तो कर देते थे, अपना डर भी बता देते थे, लेकिन जूझते रहते थे। तो ये है। और इनका कार्य क्षेत्र, अभी तो आपने नेताजी वाला देखा है, मैंने तो नेपाल देखा है। नेपाल में कैसे इनका हृदय जो था एक हिंदू राष्ट्र के लिए
कैसे धड़कता था, कैसे इनको लगता था कि कुछ करना चाहिए, और क्या क्या करते थे वो एक फिर कभी की बात है। रिसर्च, प्रामाणिकता, सत्यता और उसके साथ साथ सादगी। दीपक जी को समझ ही नहीं आया था देख के मुझे कि इनकी व्यक्तित्व क्या है। संघ में इनका एक लंबा कार्यकाल रहा, अब तो प्रचारक भी थे जाएंगे, मतलब ये शायद पता नहीं, केलकर आपको पता ही नहीं, पता दीपक जी संघ के प्रचारक रह चुके हैं, बहुतों को नहीं पता होगा। वहां से इनकी जर्नी चालू हुई। साहित्य, मैंने कहा ना, एक विचलित हृदय में जिज्ञासा होती है, और दीपक जी हमेशा विचलित थे। कहा ये, जैसा भी पवन भाई ने बताया कि कहा तो ये किताब और कहा द्रौपद में श्री कृष्ण, क्या देखिए, लुक एट द वर्सेटिलिटी ऑफ द मैन। इनका कैनवस जिंदगी का कितना बड़ा है, कि कहां से कहां तक सोच है और कहां से कहां तक इनकी जिज्ञासा है। मैंने बहुत लोगों के साथ काम करा, बहुत लोगों के साथ काम करा, लेकिन दीपक जी मेरे लिए हमेशा आदरणीय और सम्मानीय इसीलिए रहे क्योंकि इनकी क्वेस्ट फॉर ट्रूथ का स्तर जो है वो आज मैच करने वाले लोग नहीं बचे। दीपक जी आपको बहुत बधाई, आपका अभिनंदन, और मैं तो ईश्वर से यही कामना करता रहूंगा कि बहुत उम्र दे आप, ताकि ये जुनून जो है वो अपने रंग दिखाता रहे और देश में नई नई चीजों के बारे में जो जानकारी मिलनी चाहिए थी, जो शायद छुप गई कहीं, वो हम वापस पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुधांशु भाई। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो हमारे यहाँ हिसार से उपस्थित हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए। रक्षा विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर एस.के. शर्मा को लगभग देश का हर चैनल जानता है, और बहुत लंबा करियर इनका रहा है डिफेंस और स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ के अंदर। तो ऐसे डॉक्टर एस.के. मिश्रा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा, क्योंकि अपने शब्दों से हमें इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. चतुर्वेदी जी, मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट कर्नल और पूर्व सांसद मनवीर सिंह जी, दीपक जी और केतकर जी। पवन जी और दीपक जी ने जो, पवन के बिना तो दीपक जलता नहीं, दीपक ने पवन जी का साथ दिया, पवन ने दीपक जी का। और सुधांशु जी ने जिस जज, और केतकर जी ने जिस जज्बा जोश जुनून के साथ और ऊर्जा और उत्साह दिखाया, वो लगा कि वाकई की किताब पढ़ने है। और उन्होंने अपनी बात, केतकर जी ने बात की जियोपॉलिटिक्स की बात की, कि वो भी बहुत जानना, खास करके आज के युवाओं को जियो स्ट्रेटजी की बात की उन्होंने। अब जब नेताजी की बात करें तो नेताजी की जो आज बात की जाती है कि वाकई क्या ये जो काम हुआ था कि नहीं, विमान दुर्घटना हुई थी कि नहीं, ये बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। इसके लिए 3 कमेटियां बनी। एक पहली कमेटी बनाई गई शाहनवाज जी की, वो समिति बनी थी। उस समिति ने कहा ये तो कांड हुआ है, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सही है। इसके बाद खोसला आयोग बना। खोसला आयोग भी बना, खोखला ही निकला, क्योंकि उन्होंने कहा इसमें ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जस्टिस मनोज मुखर्जी ने इस बात का बहुत खुलासा किया। कभी आप लोगों को देखने का या पढ़ने का मौका मिले तो जरूर, उसमें बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस, उन्होंने 3 बातों की ज़्यादा जिक्र किया है। उनका मैं ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि वो भी जरूरी है जानना। कौन से इनके दृष्टिकोण थे, क्या क्या उनकी रिपोर्ट थी और क्या रिकॉर्ड कह रहे हैं। उन्होंने 3 बातों पे किया रिसर्च कि हमें क्या करना है। मुखर्जी ने कहा कि सबसे पहली बात जरूरी ये है, उद्देश्य की पता लगाएंगे कि 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा में विमान दुर्घटना हुई कि नहीं हुई।
दूसरा, यदि हुई तो उस दुर्घटना में क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई? तीसरी बात, टोक्यो में रेनकोजी मंदिर में रखी अस्थियां क्या असलियत हैं? ये सब चीजों का निष्कर्ष, और सबसे बड़ी चीज है एविडेंस के साथ थी, और उन्हें निकाला कि इस तरह कोई दुर्घटना हुई ही नहीं, जो जिक्र किए गए कहीं नहीं। इसके लिए डिटेल से उन्होंने किया विमान दुर्घटना की कहानी संदिग्ध है, ये लिखा, उसमें वो एविडेंस भी दिए। बोस की मृत्यु का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि समय की सीमा है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। रेनकोजी मंदिर की अस्थियां बोस की नहीं है, क्योंकि उसके डीएनए के लिए जब कहा तो रिक्वेस्ट की तो वो उनको भी डिनाई कर दिया है कि ये ऐसा है ही नहीं, ये नहीं, आपको डीएनए करने का कोई मौका नहीं दिया। इसके बाद ये बताया गया कि उनकी जो मृत्यु हुई तो उनको आर्मी हॉस्पिटल में, वहाँ पे आर्मी हॉस्पिटल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, इवन देन किसी भारतीय का भी नहीं कि कोई विमान दुर्घटना ही नहीं हुई, कोई आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ। लेकिन कैसे नैरेटिव गढ़ा जाता है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी जानना है। किस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया, लोग कैसे कैसे बातें बनाते, और कितना नेताजी का जितना कंट्रीब्यूशन है शायद किसी का नहीं। नेताजी ने इस देश को जो कुछ आज आजादी दी है तो नेताजी की वजह से, सबसे बड़ी फौज खड़ी की तो उन्होंने। अभी केतकर जी ने जैसे बताया कि नागालैंड में बच्चा एक बूंद के एक चावल देने के लिए तैयार, जज्बा जो जुनून का देखने लायक, लेकिन शायद हम नेताजी को भूल गए, और खासकर की युवा पीढ़ी को। जिस देश जो उस समय का जो IAS इंडियन प्रोविजन सर्विसेज में, उस समय वो सर्विस छोड़ने के बाद देश के लिए करता है, ये जिस दिन जज्बा होगा तो ये सारी समस्याएं होंगी। लेकिन नहीं, खैर कुछ समस्याएं आती हैं। लोगों ने पॉलिटिकली गुमनामी बाबा का भी जिक्र आया कि कहीं गुमनामी, उनकी रिपोर्ट तक जस्टिस मुखर्जी को वो नहीं की गई, वो भी नहीं सौंपी गई। और सोवियत कनेक्शन की बात की गई कि सोवियत कनेक्शन इनका क्या है, उसके बारे में तो इसमें खास करके ताइवान के सरकारी आर्मी फार्मोसा की बात की जाती है, वो आजकल का ताइवान है उसका नाम। ताइवान में कोई रिकॉर्ड में ऐसा नहीं है, न सिविल एविएशन में है, सिविल एरोनॉटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का है, न ताइवान ने कोई जवाब दिया। नो रिकॉर्ड एनी प्लेन क्रैश और ऑन 18 अगस्त 1945 एट ताइपोई और अदर एयरपोर्ट ऑफ द ताइवान में उस डेट में कोई कहने हाँ युद्ध के टाइम तो क्रैश होते रहे, लेकिन उस डेट को कोई क्रैश हुआ ही नहीं। ये रिकॉर्डिंग किस तरह का नेगेटिव गढ़ा गया और डेट तय कर दी गई। और आज भी बहुत सारे लोगों ने नेताजी की डेट को जो है कि आज मृत्यु दिवस है, पुण्यतिथि है उनकी, ये मनाया जा रहा है। लेकिन कहानी कैसी गढ़ी गई आज तक उसका रहस्य बना है। ये दीपक जी की पुस्तक निश्चित रूप से इस रहस्य को ये रिसर्च है, शोध करने की जरूरत है। ये चीज कठिन जरूर होता है, कोई काम करना बहुत आसान होता है, कोई काम इस तरह के रिसर्च करना बहुत कठिन होता है। कहना जितना आसान होता है करना उतना ही करना। कहते हैं कथनी मीठी खांसी करनी 20 किलो है, कथनी तज करनी करे 20 से अमृत होए। तो ये चीज़ें बहुत कठिन है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र लास्ट में उन्होंने क्या कहा था कि उनके जज्बे और जोश की बात करें, उन्होंने कहा था मुझे जीना है तो देश के लिए और मरना है तो देश के लिए। ये लास्ट थे, ये हमेशा ये कहते रहे। और एक चीज मैं देश के लिए जीऊंगा और देश के लिए मरूंगा, मैं जीवन की अंतिम सांस तक भारत की भलाई के लिए काम करूंगा। ऐसी सोच रखने वाला कितना महान व्यक्ति हो सकता है। शायद एक और चीज है, दीपक जी से मैं जरूर बात करूंगा कि दीपक की चिंता करने की जरूरत नहीं। बहुत उलझने देखी परेशानी जब संघर्ष के बाद ही आदमी निकलता है। आज ये दीपक जला इस वजह से, कहते हैं ना अंधेरे को कोसने की बजाय दीपक जलाएं तो ज्यादा अच्छा होता है। लास्ट में कुछ बात, बहुत मुश्किल है सभी को खुश करना, बहुत मुश्किल है सभी को खुश करना। चिरागों के जलते ही अंधेरे रुक जाते हैं, चिरागों के जलते ही अंधेरे रुक जाते हैं। लास्ट में ये कहूँगा जो है अभी ये बात कर रहे थे, ये डायरी नहीं, ये डायरी नहीं आपकी, ये डेयर ही है। अभी बात की थी ना कि ये डायरी है, ये डायरी नहीं, ये डेयर ही है। हर आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए जज्बा चाहिए, जोश चाहिए, जुनून चाहिए और हमेशा कटिबद्धता चाहिए। इसके साथ साथ देश एक और चीज बात कहना चाहता हूँ, देश कभी चोर उचक्कों
की करतूतों से बर्बाद नहीं होता, बल्कि शरीफ लोगों की कायरता और निकम्मेपन के कारण बर्बाद होता है। ये हमें जरूर ध्यान रखना होगा, अपना निकम्मापन छोड़ना होगा। जिंदगी जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके, बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। जय हिंद, थैंक यू।